नमस्कार दोस्तों, EMC क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि जर्मनी के एकीकरण विलियम प्रथम के बगैर बिस्मार्क के लिए असंभव था। अब दूसरा क्वेश्चन आज देखते हैं। अगला क्वेश्चन कि यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन का संक्षिप्त विवरण दे। क्वेश्चन क्या है कि यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन का संक्षिप्त विवरण दे। देखिए एक एक करके हम समझते हैं कि आंसर क्या है। तो आंसर में लिखेंगे कि यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे प्रमुख कारण यूनान में राष्ट्रीयता का उदय था। देखिए, जब किसी भी क्षेत्र में स्वतंत्रता आंदोलन होता है तो वहाँ पर राष्ट्रीयता की भावना का विकास सबसे महत्वपूर्ण होता है। यदि वहाँ के क्षेत्र के लोगों में राष्ट्रीयता की भावना का विकास नहीं होगा तो वह अपने क्षेत्र के उत्थान के बारे में नहीं सोच पाएंगे, अपने आप को फ्रीडम यानी आज़ादी के बारे में नहीं सोच पाएंगे। तो इन लोगों में सबसे पहला कारण क्या था कि राष्ट्रीयता की भावना का उदय हो गया, राष्ट्रीयता का उदय हुआ। प्राचीन काल से ही यूनान का अपना गौरवमय अतीत रहा है। प्राचीन समय से ही यूनान का जो है अपना गौरवमय अतीत रहा है। खुद का अपना जो है सो अतीत बहुत ही बढ़िया रहा है। देखिए कैसा रहा है, जिसके कारण उसे पश्चिमी राष्ट्र का प्रमुख स्रोत माना जाता था। देखिए इसका इतिहास प्रारंभिक जो प्राचीन समय में था, गौरवमय इतिहास जो था, उसके कारण यह पश्चिमी राष्ट्र का प्रमुख, पश्चिमी राष्ट्र में जितने भी पश्चिमी यूरोप में जितने भी राष्ट्र आते थे सबका प्रमुख स्रोत माना जाता था। अगला, यूनानी सभ्यता का साहित्य। देखिए किन किन क्षेत्रों में सबसे आगे थे। तो साहित्य, प्रगति, विचार, दर्शन, कला, चिकित्सा, विज्ञान आदि क्षेत्रों में उपलब्धियां पश्चिमी देशों के लिए प्रेरणा स्रोत थी। इनसे यानी यूनान से इन सब क्षेत्रों के लिए मतलब जो है सो प्रेरणा लेते थे। कौन कौन क्षेत्रों के विकास में? तो साहित्य के विकास में, सभ्यता के विकास में, प्रगति के विकास में, विचार, दर्शन, कला, चिकित्सा, विज्ञान आदि क्षेत्रों में इनसे उपलब्धियां लेकर के लोग प्रेरणा लेते थे कि इन सब चीज़ों में जो उपलब्धियां इनके पास जितनी थी उतना किसी अन्य देश में नहीं थे। उन समय की बात कर रहे हैं जिन समय में यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन, यूनान जो है किसी दूसरे देश के अधीन था। मतलब हमारे तुर्की के अधीन जो है यूनान जिस समय में रह रहे थे, जिस समय में तुर्की इस पर शासन कर रहे थे, उस समय में ही या उनसे प्राचीन समय में ही यूनान जो थे वो इन सब क्षेत्रों में जो है क्या थे, तो बहुत ही ज़्यादा विकसित थे। इन क्षेत्रों में जो है उनका नाम चलता था। फिर भी पुनर्जागरण के काल से ही पश्चिमी देशों ने यूरोप से प्रेरणा लेकर काफ़ी विकास किया। देखिए पश्चिमी देश में जितने भी देश आते थे उस समय में यूरोप में, पश्चिमी देश के, वो सभी जो है यूनान से प्रेरणा लेकर काफ़ी विकास किया। परंतु इसके बाद भी इनसे प्रेरणा लेकर दूसरे देश विकास किए, लेकिन ये क्या थे, तो ये यूनान तुर्की के अधीन था। लेकिन उस समय में इसके बाद भी यूनान जो थे वो तुर्की के अधीन थे, यानी तुर्की के गुलाम थे। ठीक। फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर यूनानियों ने, देखिए फ्रांसीसी क्रांति से फ्रांसीसी क्रांति ने सबको प्रभावित किया था। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति के कारण ही इटली में जो है सो क्रांति हुए, फ्रांसीसी क्रांति के कारण ही जर्मनी का एकीकरण संभव हो पाया। यदि फ्रांसीसी क्रांति जो है सब जगह जो है सो एक आंदोलन को जो है मतलब जो है सो विस्तृत करने का काम किए। ठीक है, तो इस तरीके से कह सकते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर यूनानियों ने राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ। यूनानियों में भी राष्ट्रीयता का भावना जगा। अगला देखिए, धर्म, जाति और संस्कृति के आधार पर, धर्म, जाति और संस्कृति के आधार पर यूनानियों की पहचान एक थी। देखिए क्या होता है, अमूमन तौर पर किसी भी क्षेत्र में देखते हैं कि धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर लोग बटे हुए रहते हैं, लेकिन वहाँ पर क्या थे यूनान में, तो धर्म, जाति, इन सब चीज़ों के आधार पर क्या थे, संस्कृति के आधार पर यूनानी की पहचान एक थी। सभी लोग एक थे, एकजुट थे। लेकिन फलतः यूनान ने तुर्की शासन से स्वयं को अलग करने के लिए चलाए, मतलब जो है यूनान ने तुर्की शासन से स्वयं को अलग करने के लिए बहुत सारे जो है सो आंदोलन चलाए, अलग करने के लिए बहुत सारे अभियान चलाए, अलग करने के लिए अभियान चलाएं। इसके लिए इन्होंने, अब देखिए अभियान के नाम पर क्या क्या चीज किए, तो इसके लिए इन्होंने हिटेरिया फिलायक नामक संस्था की स्थापना की। देखिए मतलब अभियान के नाम पर एक हिटोरिया फिलायक नामक संस्था की स्थापना
ओडेसा नामक स्थान पर की। अब देखिए उन्होंने खुद को अलग करने के लिए, यूनान को शासन को स्वयं को अलग करने के लिए क्या, किससे, तो तुर्की से अलग करने के लिए इन्होंने क्या किए, तो हिटेरिया फिलायक, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है हिटेरिया फिलायक नामक संस्था की स्थापना ओडेसा नामक स्थान पर की। यूनान की स्वतंत्रता का सम्मान एवं समर्थन, देखिए यूनान की स्वतंत्रता का सम्मान एवं समर्थन पूरे यूरोप के नागरिक करते थे। देखिए इतना इसका जो है इसके प्रति सहानुभूति लोगों का था उस समय में, पूरे यूरोप महादेश के थे कि सभी लोग इसके मतलब जो है सम्मान, इसके स्वतंत्रता का सम्मान और समर्थन करते थे, पूरे यूरोप के नागरिक। अब देखिए उसके लिए इंग्लैंड के महान कवि, इसके मतलब जो है स्वतंत्रता के लिए इंग्लैंड के महान कवि लॉर्ड वायरन, क्या नाम थे, तो लॉर्ड वायरन यूनानियों की स्वतंत्रता के लिए यूनान में शहीद हो गए। देखिए इसके साथ यूनान के साथ युद्ध लड़ते लड़ते क्या हुए, तो यूनान में ही शहीद हो गए यूनानियों की स्वतंत्रता के लिए, जो जिसका नाम थे लॉर्ड वायरन। ये थे कहाँ के, तो ये इंग्लैंड के कवि थे, लेकिन यूनानियों की स्वतंत्रता के लिए यूनान में ही युद्ध लड़ते लड़ते शहीद हो गए। ठीक है, इस घटना ने से संपूर्ण यूरोप की सहानुभूति यूनान के प्रति बढ़ गया। आप देखिए सबकी सहानुभूति, ठीक है, यानी यूनान के प्रति क्या हो गया, सभी का बढ़ गया कि नहीं अब यूनान को कम से कम अलग हो जाना चाहिए। इतना ज़्यादा सब चीज़ में, संस्कृति में, सभ्यता में, सब में आगे है, विज्ञान, कला, दर्शन, इन सब चीज़ों में, फिर भी क्या है, तो यह तुर्की के अधीन है। अब देखिए 1821 ईस्वी में अलेक्जेंडर चिपसिलाटी के नेतृत्व में यूनान में विद्रोह शुरू हो गया। देखिए कब, 1821 ईस्वी में अलेक्जेंडर चिपसिलाटी के नेतृत्व में यूनान में विद्रोह शुरू हो गया। अतः 1829 ईस्वी में एड्रियानोपल की संधि के द्वारा तुर्की की नाम मात्र की अधीनता यूनान को स्वतंत्र देने की बात तय हुई। अब देखिए अधीनता रही और यूनान को स्वतंत्र देने की बात तय हुई। 1829 ईस्वी तक जाते जाते एड्रियानोपल की संधि द्वारा, जैसे ही विरोध हुआ एड्रियानोपल की संधि द्वारा तुर्की को नाम मात्र की अधीनता रही यहाँ पर, और यूनान को स्वतंत्रता देने की बात तय हुई। और देखिए 1829 तक जाते जाते एड्रियान चूँकि विद्रोह किए, तो एक संधि के द्वारा क्या हुआ, जब भी कभी विद्रोह होता है तो उसको जब तक उसको संधि के द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है, अन्यथा समाप्त नहीं हो सकता। तो इसीलिए 1829 ईस्वी में एक संधि हुई जिसे एड्रियानोपल की संधि कहा जाता है, और एड्रियानोपल की संधि द्वारा यह बात तय हुआ कि यूनान को आप स्वतंत्र कर देंगे, और नाम मात्र के लिए उसके बाद जो है कोई यहाँ पर तुर्की की अधीनता रही। ठीक है, अब देखिए फलतः 1832 ईस्वी में, अब देखिए इसके साथ ही क्या हुआ, तो 1832 ईस्वी में यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया, और बवेरिया के शासक ओटो को, देखिए 1832 ईस्वी में क्या हुआ, यूनान स्वतंत्र हो गया। अब देखिए पूछेगा कि यूनान एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कब उभर के सामने आया, तो 1832 ईस्वी में। और यूनान को जब स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया, तो बवेरिया के शासक ओटो को, क्या नाम थे, ओटो को स्वतंत्र यूनान का राजा घोषित किया गया। इस प्रकार से वहाँ का जो है राजा बवेरिया के शासक ओटो को घोषित कर दिया गया। ठीक है, इस प्रकार से सारे को आप लिख लीजिए, और साथ ही यदि हमारे चैनल EMC क्लासेज को आप सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो उसको सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि सारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल माई वीडियोज़।